नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजधानी भोपाल में किन्नर समाज ने गुजरिया पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। बहुत अच्छी बात है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग गुजरिया मनाने आए हैं और मैं सारे पब्लिक से यही अपील करूंगी, जो कोलकाता में रेप हुआ है, लड़कियों को फ्रीडम दी जाए, अच्छे से जीने दी जाए। सबके घर में बहन बेटियां हैं, प्लीज आप लोग ये सब ना करें। अब ये चीजें बंद कर दीजिए। मैं आपसे बस यही अपील करती हूँ। बता दो, गुजरिया हम इसलिए मनाते हैं, ये हमारा पारंपरिक त्योहार है किन्नर समाज का। राजा भोज के टाइम से हम लोग गुजरिया मना रहे हैं, मंगलवार के। राधे राधे, जय श्री महाकाल। सब नगर वासियों को, भोपाल वासियों को गुजरिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग पंडित जी से आए हैं गुजरिया मनाने। क्यों मनाते हो? हम गुजरिया पर्व हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के टाइम से बनता आ रहा है, इसलिए हम लोग ये परंपरा को निभा रहे हैं। परंपरा का उद्देश्य क्या रहता है? परंपरा का उद्देश्य देश में खुशहाली, जो हमारे जवान बॉर्डर पे उनके लिए दुआ मांगते हैं, जिनको बाल बच्चे नहीं होते उनके लिए दुआ मांगते हैं कि बाल बच्चे हों और खूब सारे हमारे देशवासियों के अंदर खुशियाँ आए, माहौल अच्छा रहे। हमारे हिंदुस्तान में चकले घर चलते हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते। जो हवस के पुजारी हैं वहाँ जाए ना, एक से एक कॉल गर्ल घूमती है, वहाँ पे चले जाएं। शरीफ लड़कियों को क्यों सताते हैं? शरीफ लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते उनको डायरेक्ट सरकार को गोली मारनी चाहिए। किन्नर समुदाय यही मांग करता है कि जब इस शहर में बहन बेटियां सेफ नहीं है, जिनके माताएं भाई बहन है, तो किन्नर समाज कैसे सेफ रह सकता है? हमें भी डर लगता है। हाँ जी, मेरा नाम काजल ठाकुर है। ये गुजरिया पर हम लोग हमारे पूर्वजों के जमाने से बनाते चले आ रहे हैं, नवाब साहब के जमाने से और राजा साहब के जमाने से बनती आ रही है। राजा गौड़ के टाइम से मंगलवार से शुरू होती है और गुफा मंदिर से खत्म होती है। नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि भाजपा के दिग्गज नेता ने मध्य प्रदेश कोटे से अपने नामांकन दाखिल किया है। नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि भाजपा के दिग्गज नेता ने मध्य प्रदेश कोर्ट से अपना नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे न केवल तमिलनाडु बल्कि केरल के अपने एक वरिष्ठ साथी को राज्यसभा भेजने का किया है काम। जॉर्ज कुरियन के अनुभवों का मध्य प्रदेश बीजेपी को मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व पर मुझे भरोसा जताया है, उसके लिए आभार। सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का करूंगा प्रयास। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, केरल से मध्य प्रदेश का विशेष नाता है क्योंकि आदि शंकराचार्य भी केरल से मध्य प्रदेश आए थे। अब एक वरिष्ठ साथी केरल से आए हैं, मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद होकर केंद्र में मंत्री रहे, अब वे लोकसभा के सांसद बन गए हैं। ऐसे में अब जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश कोटा से राज्यसभा जा रहे हैं। खुशी की बात है कि वे केंद्र में मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आभार है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के कोटे में एक और मंत्री दिया है। निश्चित तौर पर उनके विभाग का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। सौभाग्य है मध्य प्रदेश के राज्यसभा के कोटे से हमारे
जॉर्ज कुरियन जी जुड़े हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक मंत्रिमंडल के साथी के नाते से चुनने का हमारी विधानसभा को मौका दिया। मैं राज्यसभा की ओर से आपके नाम निर्वाचन पत्र में मेरे अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे सह प्रभारी माननीय सतीश उपाध्याय जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के माननीय सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने आज हिल मिल करके फॉर्म जमा किया है। और जिस प्रकार से हमारा अपना अभी तक का प्रतिनिधित्व था, माननीय सिंधिया जी के रहने से वो ऑलरेडी मंत्री थे माननीय मोदी जी के, अब वो लोकसभा से निर्वाचित हुए तो हमको पुनः एक मंत्री मिले, ये हमारी एक तरह से शुभंकर वाली स्थिति है। हमारे अध्यक्ष जी के साथ मैं अपनी ओर से माननीय नड्डा जी को, माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद भी अदा करूँगा कि केरल से संबंध जोड़ा। हमारे यहाँ अलग भेष, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, ये जो भाषा को, क्षेत्रीयता को, परस्पर अंतरंगता को बढ़ाने का ये जो निर्णय है, वो सच्चे अर्थों में केरल से तो शंकराचार्य जी के समय से हमारा एक अलग संबंध है। मेरी अपनी ओर से माननीय कुरियन जी के इस निर्वाचन के लिए भी शुभकामना, बधाई, और उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश को आपके मंत्रिमंडल होने का हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बधाई। हमारे कैबिनेट के मंत्री और केरल के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी ने राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन अभी किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। एक ऐसे नेता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को केरल के अंदर स्थापित करने के लिए अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया है और इस नाते से एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। आज मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि केरल से आज जॉर्ज कुरियन जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए उत्साहित भी हैं और माननीय जॉर्ज कुरियन जी का हम बहुत हृदय से यहाँ पर स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये एक ऐसा अवसर है कि तमिलनाडु को भी मध्य प्रदेश से अवसर मिला है तो केरल को भी अवसर मिला है, तो इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता के लिए मध्य प्रदेश की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पुनः एक बार आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय जॉर्ज जी हैं, तो मुख्यमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा जो नेशनल लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इधर जो लोगों का जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। हिडन वर्ग रिपोर्ट सेवी तथा भाजपा सरकार पर उठते सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने लगाया गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। आम नागरिक के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि हमने आंदोलन रखा है, उसके पहले हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आम जनता तक इस मुद्दे को इस आंदोलन के बाद घर घर पहुंचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करे। आज बड़ा निवेदन है कि हम 2013-14 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, उस चुनाव में देश के कई बड़े जो अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी कहा करते थे, चाहे इसमें बाबा रामदेव हो, चाहे अन्ना हजारे जी जैसे नेता हो, जिन लोगों ने एक बड़ी बात भ्रष्टाचार की करते हुए कई समय तक, एक लंबे समय तक आंदोलन करा और जनता को एक भरोसा दिलाने का, एक विश्वास दिलाने का काम करा कि देश के अंदर का काला धन विदेशों में है और जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार का पैसा विदेशों में गया है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। देश में भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में एक कैंपेन चलाया
कि काला धन एक वादा किया गया कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए के इतना काला धन विदेशों में है जो कहीं ना कहीं 15-15 लाख रुपए एक एक आम नागरिक के खाते में आ जाएगा। 15 लाख से शुरू हुई कहानी 5 किलो राशन के ऊपर आके टिक गई। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिन्होंने 26 अगस्त को जब पहली बार इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 26 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके अगले दिन 27 मई 2014 को एक कैबिनेट ने एक एसआईटी का गठन करा कि जो विदेशों में काला धन है उसकी एसआईटी जांच करेगी, देश की जनता के सामने लाएगी और जनता को 15-15 लाख रुपए के खाते में डालने का काम करेगी। पर जब 10 साल हो चुके हैं और दो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज तक उस एसआईटी की जो रिपोर्ट गठित हुई थी उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आ पाई। और जो काला धन वापस लाने की बात करते थे अपने चुनिंदा मित्रों की कंपनियों में ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से, और वहां पे काला धन एकत्रित करके ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से अपने मित्रों की कंपनियों में लगाने का काम कर एक बड़ी रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने अपनी दी। और हिंडनबर्ग और सेबी का क्या कनेक्शन है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सेबी के ऊपर जो सवाल उठाए हैं और जिसके माध्यम से हिंदुस्तान की आम जनता को कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसको मैं धीरे धीरे आपको परत बाय परत बताने का काम करूंगा। जबलपुर शहर में कचरा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से आम जनता का आक्रोश जिम्मेदारों के खिलाफ भड़कता नजर आने लगा है। वहीं यही कारण है कि क्षेत्रीय जनता ने जून कार्यालय क्रमांक 2 का घेराव करते हुए वहां तालाबंदी करने का प्रयास किया। जबलपुर शहर में कचरा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से आम जनता का आक्रोश जिम्मेदारों के खिलाफ भड़कता नजर आने लगा है। यही कारण है कि क्षेत्रीय जनता ने जून कार्यालय क्रमांक 2 का घेराव करते हुए वहां तालाबंदी करने का प्रयास किया। क्षेत्रीय जनता ने जानकारी देते हुए बताया कि कचरा कलेक्शन की व्यवस्था पूरी तरह से शहर में ठप हो चुकी है। हर गली चौराहे पर कचरे का ढेर लगा हुआ है जिससे बेतरतीब बदबू और बीमारियां फैल रही हैं। इधर महापौर जगत बहादुर सिंह अनु कचरा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर उदासीन बने बैठे हैं। वहीं भरे त्योहार में भी घरों गलियों में बदबू ने डेरा जमाए रखा हुआ है जिससे क्षेत्र की जनता काफी नाराज है, जिन्होंने मांग की है कि तत्काल ही कचरा कलेक्शन व्यवस्था को सुधारा जाए और नियमित कचरा गलियों और सड़कों से उठाया जाए, अन्यथा आने वाले समय में पूरे जबलपुर की जनता एकत्र होकर नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेगी और तालाबंदी करेगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हमने कचरा कलेक्शन के लिए जोन नंबर 2 का घेराव किया है। जो कचरे की दुर्दशा, जो गाड़ियां नहीं आ रही हैं, बाढ़ में इतनी गंदगी मची हुई है और हमारे महापौर कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। बसों में जाके राखी बंधवाते हैं, ये नहीं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है। जाकर तो देखें गलियों में कितना कचरा पड़ा हुआ है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं, इनकी उसको चिंता नहीं है। वो अपने कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि यहाँ कांग्रेस से भगोड़े महापौर हैं, वो कांग्रेस से जाके बीजेपी में चले गए हैं, इसलिए उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सिर्फ वो पैसे कमाने में लगे हुए हैं, पैसे की चिंता उनको ज़्यादा है। ये नहीं है कि शहर में क्या हालात हो रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कचरा उड़ रहा है, कोई चिंता नहीं उसको। आज हम लोगों ने ये चीज़ को लेते हुए हमने जोन नंबर 2 का घेराव किया है, तालाबंदी की है और आगे अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ इसको और बड़े रूप से चकाजाम करेंगे, बड़े रूप से घेराव करेंगे। भोपाल शहर में कब्रिस्तानों की दुर्दशा पर हाजी मोहम्मद इमरान हारून की मांग, कब्रिस्तानों को दुरुस्त कर कब्रिस्तानों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। भोपाल शहर में कब्रिस्तानों की दुर्दशा पर हाजी मोहम्मद इमरान हारून की मांग, कब्रिस्तानों को दुरुस्त कर कब्रिस्तानों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। वहीं कब्रिस्तानों में वोड अतिक्रमण मुक्त बाउंड्री वॉल सुरक्षा के दरवाजे, बारिश के पानी के निकास के लिए रास्ते बनाए जाएं। आवाम भी कब्रिस्तानों की सुरक्षा के कदम बढ़ाए। आखिरी आराम गाह को साफ सुथरा रखा जाए। जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है वहाँ फिलहाल कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाए जाए और बाउंड्री वॉल बनवाई जाए। लाइटों के इंतजाम किए जाएं। 200 से ऊपर थे शहर में कब्रिस्तान शेष बचे भी खतरे में हैं। देखिए, मध्य प्रदेश
वक्फ बोर्ड से एक अरसे दराज से जो है मांग की जा रही है कि शहर के कब्रिस्तान बदहाल हो चुके हैं। पहले जो है 200 से ऊपर कब्रिस्तान शहर में हुआ करते थे, अब जो है शेष 19 बचे हैं। उन कब्रिस्तानों में भी बदहाली चरम पर है। अभी हमारी टीम का जो है कब्रिस्तान जाना हुआ, वहाँ पर बदहाली देखी कि बारिश का मौसम है, एड़ियों तक घुटनों तक पानी भरा जा रहा है कब्रिस्तान में और बेहुरमती हो रही है, कपड़े नापाक हो रहे हैं। हम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मांग करते हैं कि कब्रिस्तानों पर फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए, उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएँ, बाउंड्री वॉल की जाए, दरवाजे लगाए जाएँ और पानी की निकासी वहाँ बनाई जाए, जिसमें नगर निगम भोपाल का सहयोग लिया जाए, हर क्षेत्र के पार्षदों का सहयोग लिया जाए और इस काम को पूरा किया जाए। क्योंकि तदबीर में जो है मुस्लिम समाज को मुश्किलें आ रही हैं। कब्रिस्तानों में जनाजे के शेड में जनाजे के वक्त पानी भरा जाता है, पूरा गंदगी का माहौल हो रहा है। तो हमारे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और जितने भी जिम्मेदार हैं उन सब से मांग है कि कब्रिस्तानों पर तवज्जो दी जाए, उनको साफ़ सुथरा किया जाए और लाइटों के इंतजाम किए जाएँ और दीगर जो भी सहूलतें कब्रिस्तानों में होना चाहिए वो सहूलतें वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जा रही हैं कि कब्रिस्तानों पे तवज्जो दें। और साथ साथ हम भोपाल के मुस्लिम समाज के लोगों से भी मांग करते हैं कि वो भी अपनी तरफ से कब्रिस्तानों पर तवज्जो दें और जो मुमकिन हो सके कब्रिस्तानों को साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करें। और जहाँ बाउंड्री वॉल अभी मौजूद नहीं है तो हाल ही में ये काम किया जा सकता है कि बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे जो है बड़े बड़े अशोक के या दीगर छायादार पेड़ लगाए जाएं, जिससे कब्रिस्तान की भी हिफाजत हो सके और पर्यावरण को भी बढ़ावा मिल सके। तो हम मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील करते हैं कि जहाँ बाउंड्री वॉल कब्रिस्तानों में नहीं है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो एक काम दो काज हो जाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा भी हो जाएगी और कब्रिस्तानों की हिफाजत भी हो जाएगी। सावन मास खत्म हो चुका है। जहां सावन माह खत्म हो चुका है, सावन मास के खत्म होने पर भी अभी महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु लगातार महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। आज हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने महाकाल मंदिर पुजारी से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि अभी और ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं से भी बात की। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है और महाकाल के दर्शन अच्छी तरह से हो पा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। आशी, क्या जो आप दर्शन करने आई थी बाबा महाकाल के मंदिर में, तो जिस प्रकार से कल सावन भी खत्म हो गया, कल सावन सोमवार भी था, आज मंगलवार होने के कारण फिर भी जो भीड़ थी, कैसा क्या व्यवस्था लगी आपको, कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी और मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं हुई, मतलब अच्छा वो था। अच्छा, व्यवस्था अच्छी थी व्यवस्था, आराम से दर्शन हो गए। हाँ। तो बहुत अच्छी व्यवस्था लगी आपको। सोनम दुबे। सोनम, जिस प्रकार से आप दर्शन करने महाकाल मंदिर आए, कैसी लगी व्यवस्था आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आज मंगलवार है, कल सोमवार सावन खत्म हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, कम भीड़, बहुत अच्छी सिक्योरिटी वगैरह सब बहुत अच्छा। तो जिला प्रशासन जो व्यवस्था आपको बहुत अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी। आपका नाम क्या है? गोपाल दुबे। दुबे जी, जिस प्रकार से आज दर्शन करने आप आए थे और यहाँ की जो व्यवस्था है जिला प्रशासन द्वारा, किस तरह की व्यवस्था लगी? बहुत अच्छी मुझे व्यवस्था लगी, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी की, सबकी कोई मुझे अड़चन नहीं आई, बहुत बढ़िया। तो फिर भी आप कहने मतलब ये बहुत अच्छा मतलब जो प्रबंध कर रहा है बहुत अच्छा। मौसम भी खराब है, जिस प्रकार से मौसम भी बहुत अच्छा व्यवस्था कर रही है। अच्छी, फिर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू। पंडित जी, जिस प्रकार से कल सावन मास का सोमवार था, कल शिव जी की जो सवारी निकली, शाही सवारी, उसके बाद आज मंगलवार होने के बावजूद भी आज जो दर्शन करने श्रद्धालु जी यहाँ पहुँच रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। बाबा महाकाल का दरबार ऐसा है कि त्यौहार में तो यहाँ पर भीड़ होती है, परंतु यहाँ का जो 12 महीने के दर्शन का जो लाभ प्राप्त होता है वो कभी भी आके प्राप्त करता है, ऐसा इसका महत्वता है। अभी सावन मास का जो 1 माह था पूनम से पूनम तक का, वो तो समाप्त जरूर हुआ, परंतु यहाँ 1.5 महीना का सावन होता है, जिसमें गुजराती और महाराष्ट्रियन का सावन भी इसमें समावेश है। तो वो होगा अपना 2 तारीख को समापन। शाही सवारी 2 तारीख को निकलेगी, उसके बाद समापन होगा। तो अभी गुजरात और महाराष्ट्र के जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनका आगमन ज़्यादा है, इसलिए भीड़ यहाँ पे कम होगी नहीं, भीड़ और ज़्यादा
बढ़ेगी। क्योंकि बाबा का दरबार में भीड़ कम होने का कोई नाम लेता नहीं है, क्योंकि बाबा का नाम लेके आता है, इसलिए बाबा की भीड़ बढ़ जाती है। तो फिर भी पंडित जी इस प्रकार से कहा जाए कि निरंतर जो दर्शन करने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, फिर भी उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, कमी तो ही हुई है। बाबा के दरबार में कोई कमी नहीं है। आज अगर आपका कैमरा इधर पीछे की साइड घुमाओगे तो लाइन दर्शन में चल रही है। अगर कमी होती तो एक लाइन में हो जाती, परंतु ये बाबा का सारे भारत से दर्शन करने का सबकी लालसा रहती है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है 12 ज्योतिर्लिंग में। इसलिए उज्जैन के बाबा महाकाल में कभी कोई भीड़ की कमी होगी नहीं। चलिए, धन्यवाद। राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि के अवसर पर वरखेड़ा स्थित बाबूलाल गौर स्नातक महाविद्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्गीय बाबूलाल गौर की पुत्रवधू राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्वर्गीय बाबूलाल गौर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर गोविंदपुरा विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता और कई मध्य प्रदेश में राजनीति के अजय योद्धा रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय बाबूजी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आज प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित होने जा रहे हैं। बाबूजी ने इस भोपाल शहर के लिए और प्रदेश के लिए जो काम किए हैं वो कभी भुलाए नहीं जा सकते और उनको हमेशा अपने बीच जीवंत रखने की दृष्टि से उनके विचारों को, उनके कार्यों को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। आज भेल कॉलेज जो बाबूजी के नाम से ही संचालित हो रहा है, जन भागीदारी समिति ने यहाँ रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जो इस बात का प्रतीक है कि बाबूजी ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए आने वाली पीढ़ी अब तैयार हो रही है और हम सब उन्हें भौतिक स्वरूप में भले ही खो चुके हैं, लेकिन हम विचारों से, उनके कार्यों से, उनके व्यवहार से हमेशा अपने बीच में जीवित रखेंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।